हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन से ग्रेविटेशन के लेवल 2 के प्रॉब्लम्स, जिसमें दो लेक्चर्स में दो पार्ट्स में हमने ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर दिए हैं। अब ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। पूरी कोशिश करूँगा कि लास्ट पार्ट हो जाए और होगा ही शायद। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रॉब्लम नंबर 70 से शुरू होता है थर्ड पार्ट। इसमें क्या कहता है आप देख लीजिएगा आपकी किताब में कहाँ से शुरू हो रहा है। अगर पुरानी किताब है तो कहीं और से हो सकता है, या कुछ रीन्यू हो जाए तो कुछ और हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स सेम ही होते हैं, बस नंबरिंग का फ़र्क होता है शायद। अ बॉय हैज़ 10 बुक्स ऑफ सेम साइज़। एक लड़का है जिसके पास 10 किताबें हैं, सबका साइज़ सेम, एंड द सेम मास ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर ईच। 10 बुक हैं, देर आर 10 बुक्स। इस तरह से फर्स्ट बुक ये मान लेते हैं हमारा टेबल है या ग्राउंड है, जहाँ पे भी रखा हुआ है। ये कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। इसी तरह इसके ऊपर भी कितना? 2 सेंटीमीटर। इसके ऊपर भी 2 सेंटीमीटर। इसके ऊपर भी 2, 1 2 3 4। अभी हम 5वां में पहुँचे, फिर 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10। तो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिफॉर्म ही होगा। इट गोज, इफ ही गोज ऑन प्लेसिंग वन बुक ओवर द अदर ऑन दियर ब्रॉड साइड विद इन 1 सेकेंड गैप। ये 2 सेंटीमीटर थिकनेस वाली किताब रखा, उसके बाद 1 सेकंड के बाद दूसरा 2 सेंटीमीटर वाली थिकनेस वाली किताब को रखा, फिर 1 सेकंड के बाद फिर वही आइडेंटिकल किताब है, बस हर एक सेकंड में रख रहा है। सबसे पहले उसके बाद सवाल पढ़ लेते हैं पहले। देन व्हाट वुड बी द शिफ्ट इन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का शिफ्ट कितना होगा? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली सेंटर में होता है नॉर्मल कंडीशंस में, जब अर्थ के क्लोज होते हैं और यूनिफॉर्म डेंसिटी का अगर होता है, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। अभी आप ये मान लें, है ना। तो वेट का जहाँ पे सेंटर होता है, बॉडी के वेट का सेंटर, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में जहाँ पे सेंटर ऑफ मास वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो बताइए 1 सेंटीमीटर ऊपर हमारे पास क्या है? ये कितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना हो गया शुरू में? 1 सेंटीमीटर ऊपर। और यहाँ पे क्या हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिंगल बुक के लिए। लेकिन जब शिफ्ट होगा, जब पूरा कंप्लीट हम रख देंगे, तो पहला वाला तो हमारा 1 सेंटीमीटर ऊपर हुआ, कहाँ से? बेस से। और लास्ट में टोटल कितना हमारा? 10 सेंटीमीटर्स। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो फाइनली सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनिशियल हुआ हमारा। फाइनली जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कितना होगा? ये तो हो गया 2 का आधा, ये बेसिकली 2 का आधा हुआ। और यहाँ पे हमारे पास जो आएगा ये होगा, इसकी जो हाइट होगी, है ना, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ये हाइट यहाँ पे होगी, ये होगा हमारा कितना? टोटल 10 सेंटीमीटर, उसका 10 को डिवाइड किया कितना आया? 5 सेंटीमीटर ऊपर। ये बात तो आप समझ पा रहे हैं। कितना ऊपर हो गया? 5 सेंटीमीटर्स ऊपर हो गया। नहीं, आई एम सॉरी, कितना हो गया? 2 से लेकर यहाँ 20 सेंटीमीटर के टोटल। तो 20 का आधा कितना हो गया हमारा? 10 सेंटीमीटर। तो पहले कितना ऊपर था बताइए? 1 सेंटीमीटर ऊपर। अभी टोटल हाइट हो गया 10 सेंटीमीटर, उसका आधा ऊपर होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म बातें हो रही हैं सारी। तो पहले था 1 सेंटीमीटर ऊपर बेस से, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से कितना ऊपर हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो पूछा जाए शिफ्ट कितना हुआ? शिफ्ट इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा? बाद में 10 हुआ, इनिशियली 1 था, ये फाइनल है हमारा। तो कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर का शिफ्ट किया। कितना सेंटीमीटर का? 9 सेंटीमीटर का। तो पहला वाला रखने के बाद दूसरा वाला 1 सेकंड के बाद रखा, तीसरा वाला 1 सेकंड के बाद, तो 10वां वाला जब पहला वाला 1 सेकंड के बाद, दूसरा वाला 1 सेकंड के बाद, तीसरा वाला 1 सेकंड के बाद, चौथा वाला 1 सेकंड के बाद, 5वां वाला 1 सेकंड के बाद, 6ठा वाला 1 सेकंड के बाद, 7वां वाला 1 सेकंड के बाद, 8वां वाला 1 सेकंड के बाद, 9वां वाला 1 सेकंड के बाद, 10वां वाला 1 सेकंड के बाद, मतलब टोटल 9 सेकंड्स लगे। तो जो वेलोसिटी होगा ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है। वो क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक? 9 सेंटीमीटर। और टाइम कितना लगा? 9 सेकेंड्स। आप बोलेंगे सर 10
किताबें रखी, लेकिन पहली किताब के बाद दूसरी किताब जो रखा उसमें 1 सेकंड लगा, वहाँ से बात शुरू हुई। शिफ्ट तो यहाँ से शुरू हुआ ना, तो कितना होगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो शिफ्ट कितना हुआ, पहले था 1 सेंटीमीटर ऊपर 2/2 और बाद में टोटल 10 सेंटीमीटर हो गया, इसका आधा 10 सेंटीमीटर, टोटल 20 हो गया, उसका आधा 10 सेंटीमीटर। तो उसका जो डिफरेंस है वही होगा शिफ्ट इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और हर सेकेंड में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर रही है वो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर रही है, क्योंकि हर सेकंड में 2-2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो उसका आधा ही रह रहा है ना, इसी कारण ऐसा हो रहा है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसे भी सोच सकते हैं आप। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। ये था प्रॉब्लम नंबर या क्वेश्चन नंबर 70 है ना। आते हैं 71 में। क्या कह रहा है 71 में? 71 में कह रहा है अ पर्सन कैन जंप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एट द इक्वेटर ऑफ द अर्थ कंसीडरिंग द सेम इनिशियल वेलोसिटी फॉर जंपिंग टू व्हाट हाइट कैन ही जंप एट द पोल्स। देखिए, वैसे ये बात सही नहीं है, जो बात यहाँ पे जिस थ्योरी का इस्तेमाल यहाँ करा जा रहा है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। ये हमारा अर्थ है, अर्थ का मास m। अब रेडियस यहाँ पे, चूँकि एक्चुअल में अर्थ तो स्फेरिकल है नहीं, तो अर्थ कुछ इस टाइप का है ना। तो ये इक्वेटर है और ये पोल, इसको हम रेडियस ऑफ इक्वेटर बोल देते हैं, ये रेडियस ऑफ पोल। जिस तरीके से मैं अभी समझा रहा हूँ ये बात बिल्कुल सही नहीं है, बाद में कुछ और मामला होगा जिसकी वजह से ग्रेविटी इक्वेटर और पोल में अलग अलग होती है, पोल में ज़्यादा और इक्वेटर में कम। तो वो अभी हम डिस्कस करने नहीं जा रहे, अभी हम क्लास 9 के अकॉर्डिंग इसको मान लेते हैं कि ये सही है। अ पर्सन कैन जंप टू हाइट ऑफ 3 मीटर एट द इक्वेटर। इक्वेटर में जंप कितना कर सकता है वो? जंप का मतलब वो रेडियली बाहर की तरफ जा रहा है। हम जहाँ रहते हैं उसी को हम वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड मानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो जंप करते हैं। Considering the same initial velocity for jumping, to what height can he jump at the poles? The radius of the earth at the poles and equator 63576378। तो रेडियस कहाँ में? पोल में, पोल और इक्वेटर में। तो पोल में दिया हुआ है और इक्वेटर में दिया हुआ है। पोल में कितना दिया हुआ है? 6357 और इक्वेटर में कितना गिवन है? 6378, थोड़ा ज़्यादा है। इनका रेशियो भी दिया हुआ है, पोल और इक्वेटर का जो रेशियो है रेडियाई का 0.9967, एग्जैक्टली बराबर होने से 1 हो जाता नहीं है ऐसा। चलिए ठीक है, जो भी थ्योरी है यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेंगे। हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? v² - e² 2as। कब? जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। तो हम ये मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, पोल में अलग से इक्वेटर में अलग से। ठीक है, अब बताइए, जब हम किसी चीज़ को हाइट में फेंकते हैं, जैसे यहाँ से फेंकेंगे तो हाइट इधर होगी, यहाँ से फेंकेंगे हाइट इधर होगी, ऐसा हम बनाए। ये मत समझिए हाइट मतलब यही हुआ, रेडियली बाहर की तरफ जो भी होगा वो हाइट होगा। तो मैक्सिमम हाइट में जाके वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो वेलोसिटी 0 इनिशियली यू ही मान लेते हैं। 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लेते हैं, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होता है नेगेटिव जी, मतलब रेडियली इनवर्ड होती है। और ऊपर जा रहा है हाइट h ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए? -u² बराबर -2gh, माइनस कैंसिल, h बराबर क्या आया? u² 2g। अब अगर हम सवाल में मांगा क्या है वैसे, कितना जंप कर सकता है? पहले वो किस में बोला है? अ पर्सन कैन जंप टू हाइट 3 मीटर द इक्वेटर। इक्वेटर में जो उसका जंप करने का हाइट होगा वो 3 मीटर होगा। तो पोल में कितना वो हाइट जा सकता है? तो क्या होगा? इक्वेटर और पोल का, या पोल और इक्वेटर का ले लेते हैं। ठीक है, पोल और इक्वेटर के लिए जो हाइट होगा वो क्या होगा? u² 2g/u² 2g। दोनों में g अलग अलग होगा, u सेम होगा, क्योंकि कह दिया इनिशियल वेलोसिटी इक्वेटर पोल में सेम मान लेना है। यहाँ 2g पोल, यहाँ पे 2g इक्वेटर, u² कैंसिल, 2 कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, दैट इज hp/he बराबर ge/gp। तो हाइट्स का रेशियो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज़ के रेशियो का रेसिप्रोकल आया। कोई बात नहीं, अब हमें ये भी पता है hp/h, हमें पता है स्मॉल g का फार्मूला कैपिटल G कैपिटल M/r²। ये वैसे यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पोल के लिए क्या होगा? g, मास तो नहीं चेंज हो रहा है, डिवाइडेड बाई रेडियस पोल के लिए बटे कैपिटल G कैपिटल, रेडियस किसके लिए? इक्वेटर के लिए, इसका स्क्वायर, GM कैंसिल है ना, ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज hp और he का रेशियो RE
बाई आर पी का जी इक्वेटर होगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे इक्वेटर होगा और यहाँ पे पोल होगा, तो ये पोल का ऊपर चला जाएगा और इक्वेटर का नीचे आ जाएगा, उसका स्क्वायर होगा। अब हमें गिवन है आर पी और आर ई का रेशियो 0.9967, तो क्या हो जाएगा एच पी बराबर 0.9967 का स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ, आई एम सॉरी, हाइट इन द इक्वेटर। तो इसका अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो 0.9934 आता है, 0.9934, 1 से छोटा है, स्क्वायरिंग करेंगे और छोटा हो गया, देखिए, इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आता है 2.98 मीटर्स। तो जो बंदा इक्वेटर में कितना कूद सकता है 3 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी अगर सेम रखें, तो पोल में वो कूद सकता है 2.98 मीटर, क्योंकि पोल में थोड़ा ज़्यादा खिंचाव हो जाता है। रीज़न ये नहीं है जिस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, रीज़न कुछ और होता है, क्योंकि इस रीज़न को अगर हम मान लें तो इसके रिस्पेक्ट में इतना होगा, कुछ कम तो करेगा ही, लेकिन कितना कम करेगा थोड़ा फ़र्क आता है अगर रीज़न दूसरा करे, क्योंकि रीज़न एक्चुअल में दूसरा है। ये बात आप कम से कम नोट कर लें, अभी हायर स्टडीज़ में अभी आप समझ पाएंगे। तो ये हमारा हो गया 71। 72 क्या कह रहा है? द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ इज 490 न्यूटन्स। तो 72 में कह रहा है वेट अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना, 490 न्यूटन्स। और क्या क्या गिवन है? फाइंड हिज वेट ऑन द सरफेस ऑफ जुपिटर एंड द मून। सरफेस ऑफ जुपिटर और सरफेस ऑफ मून में। ऑल्सो कंपेयर इट विथ वेट ऑन अर्थ। ऑल्सो कंपेयर इट विथ, इसको कंपेयर कर लिया जाएगा, कंपैरिजन करना है बस वेट ऑफ अर्थ से, कोई बात नहीं। मास ऑफ मून गिवन है, मून का मास गिवन है 7.3 10 रेज टू द पावर ऑफ 22 किलोग्राम्स। उसके बाद मास ऑफ जुपिटर गिवन है 1.96 10 पे पावर 27 किलोग्राम्स, अर्थ के मास से ज़्यादा है। रेडियस ऑफ मून ये गिवन है हमारा 1.74 10 रेज टू द पावर ऑफ 6 मीटर्स। रेडियस ऑफ जुपिटर गिवन है कितना, 7 × 10⁷ मीटर्स, साइज में भी बड़ा है ये। और जी का वैल्यू आपको पता ही होगा 1/7 पॉइंट क्या 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 क्या, इतनी ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो बात ये है बच्चों, अगर हम बात करें इसी चीज़ की कि अर्थ में वेट कितना होगा, अर्थ के सरफेस में हमने लिखा है mg बराबर 490, मास नहीं पता, जी का वैल्यू कितना लेंगे, 9.8 लेने बोला है, 490, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 9, तो मास आ जाएगा हमारा 490/9.8, तो यहाँ चला जाएगा 98 5 50, दैट इज़ मास आ गया 50 किलोग्राम्स। ये मास जो है ना, जुपिटर हो, चांद हो, कहीं पे चेंज नहीं होगा। अर्थ हो, अर्थ के सरफेस की बात करें, मून के सरफेस की बात करें, जुपिटर के सरफेस की बात करें, या कहीं पे भी बात करें, मास विल नॉट चेंज, मास सबके लिए बराबर रहेगा। अब अगर हम बात करें मून की और जुपिटर की, तो जुपिटर के लिए अगर हम बात करें बच्चों, तो जुपिटर के लिए जो जी होगा वो क्या होगा, GM/, जुपिटर के लिए इस्तेमाल हो रहा है जी लिखने, लिख दीजिए GM/r²। कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 10 रेज टू द पावर ऑफ -11। अब मास किसका लेंगे, जुपिटर का 1.96 10 पे पावर 27। रेडियस किसका लेंगे, क्योंकि सरफेस में है तो सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, तो हम बात करेंगे किसका, रेडियस ऑफ जुपिटर का 1.96 10 पे पावर 27 का स्क्वायर। अब ये लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6.67 इंटू 1.96, तो यहाँ से हम कर लेंगे 667 196 10 पे पावर नेगेटिव, पहले मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, -11 7 में गया 6 2 में गया 1, यहाँ पे हम 100 नीचे 10 पे पावर -4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 पर 2 0 1 पर 2 0 नीचे जाएगा, फिर ऊपर आके -4 हो गया, तो समझ ही रहे हैं आप, है ना, डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी हमारा 196 गुना 196, ठीक है,
और ये हो जाएगा 10 पे पावर 27 दूना 54, 27, एम आई राइट? 1.96 इंटू 10 पे पावर, हाँ सही है, 10 रेज टू द पावर ऑफ 54। सब कुछ ठीक है ना? मैंने क्या कर दिया, इसको पहले मिटा दे रहा हूँ। मास कितना है? 50 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, मास हमारा आ गया 50 किलोग्राम्स। ओके, यहाँ पे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। यहाँ पे कितना हो जाएगा रेडियस यहाँ पे है ना 7 गुना 10 पे पावर 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 667 इंटू 196, 10 पे पावर 2 और 2 4, -4 हो जाएगा, इंटू 10 पे पावर 7 में 1 गया 6, 2 में 1 1 16, डिवाइड बाई 7 का स्क्वायर 7 गुना 7, 10 पे पावर 7 दूना 14, तो 7 के 7, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 5 7 8 56, 7 चौक 28, 667 गुना 4, या था 2 6 6 8 गुना 10 पे पावर, यहाँ पे 16 में 4 गया 12, 14 ऊपर जाएगा तो -14, तो 2668 10 पे पावर -2, दैट इज़ 26.68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात किसकी हो रही है? जुपिटर की। तो जुपिटर के लिए जो एक्सेलरेशन आया ड्यू टू ग्रेविटी, वो अर्थ के ग्रेविटी से ज़्यादा आया, 26.68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ के लिए कितना होता है? 9.8। तो यहाँ जो वेट होगा जुपिटर में, वेट ऑन जुपिटर का वेट नहीं, वेट ऑन जुपिटर, ये होगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन जुपिटर। मास कितना? 50 गुना 26.68, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आता है 1334 न्यूटन्स। ठीक है, तो अर्थ में 490 न्यूटन्स, ये कंपेयर कर लीजिए। अब किस तरह का कंपेरिजन करना है मुझे नहीं पता, लेकिन आ गया हमारा। तो वेट जुपिटर में कितना आ गया? 1334 न्यूटन्स। अब कहाँ चले जाएंगे? मून में। मून में हम वैसे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 1/6 कर देंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन ठीक है, जैसा इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। अब बात करेंगे मून की। तो चांद की अगर बात करें तो चांद में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर निकालें बच्चों, तो हो जाएगा Gm/r²। जी कितना? 6.67, 10 पे पावर -11। मास इसका है मून का 7.3, 10 पे पावर 22, डिवाइड रेडियस मून के लिए 1.74, 10 पे पावर 6 का होल स्क्वायर, तो 667 गुना 73, 10 पे पावर 1 2 3 -3, 12 में 11 गया 11 बटे 174 इंटू 174, 10 पे पावर -2 का इसका -4, 10 पे पावर 6 दूना कितना? 12। ये आप खुद भी कर सकते हैं, इतना तो करना पड़ेगा। 48691 ऊपर होगा, डिवाइडेड बाई 17174 हो गया 30276, 10 पे पावर 11 में 3 गया 8, 12 में 4 गया ऊपर, 8 में 8 गया 0, 10 पे पावर 0 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आता है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेट ऑन मून की अगर हम बात करें तो ये हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, तो 50 गुना 1.6, तो ये रिजल्ट आता है हमारा 6 तो नहीं 1.61 आएगा, 1.61, तो ये होगा 80.5 न्यूटन्स। तो वहीं पे देखिए अर्थ के सरफेस में उस बॉडी का मास, या मून के सरफेस में या जुपिटर के सब में 50 किलोग्राम से, बट अर्थ के सरफेस में 490 न्यूटन्स, मून के सरफेस में 80.5 न्यूटन्स और जुपिटर के सरफेस में 1334 न्यूटन्स। अब इसका रेशियो निकाल के देखें, कंपेयर करना है तो। ठीक है, हम अगर जुपिटर की बात करें, आंसर में जुपिटर का बस रेशियो दे दिया, वो मैं बता दूं अगर, तो वेट ऑन जुपिटर बाई वेट ऑन अर्थ की अगर हम बात करें तो जुपिटर में कितना आया था? 1334 और अर्थ में 490, तो 2 6 के 12, 2 6 के 214, 4 267/245, मतलब इतना जो भी रेशियो आएगा, जो 1 से बड़ा आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, उतना 2 गुने से भी ज़्यादा। अर्थ में जितना वेट होता है जुपिटर में इसका वेट 2 गुने से ज़्यादा होता है। और चांद का तो सबको पता ही है कि चांद में जितना वेट होता है किसी बॉडी का, उसका 6 गुना होता है अर्थ में। वो भी हम निकाल के देख सकते हैं, 80.5 है या 490, तो 8 6 के 48, लगभग 6 गुना आप देख ही रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा है। तो जुपिटर में जो वेट होता है बॉडी का वो 2 गुने से ज़्यादा होता है, और
अर्थ के रिस्पेक्ट में, और मून में जितना वेट होता है अर्थ में उसका अर्थ में 6 टाइम्स होता है। तो अर्थ में मून से ज़्यादा होता है, और अर्थ से ज़्यादा किस में होता है फिर जुपिटर में। तो मून का 6 गुना होता है वेट कहाँ पे, अर्थ में, और अर्थ से दुगुना वेट से भी ज़्यादा जुपिटर में होता है। आते हैं 73 में, क्या कह रहा है ये, अ स्फीयर एंड अ क्यूब हैविंग सेम वॉल्यूम एंड हाइट ऑफ क्यूब इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो बात करी जा रही है कि स्फीयर की और एक क्यूब की। क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ क्यूब इज स्फीयर, हाइट ऑफ क्यूब, हाइट ऑफ क्यूब मतलब जो हाइट है वही तो हमारा साइड है, क्यूब का जो हाइट है वही साइड है। तो समझ रहे होंगे आप। ऐसे ही रखा गया होगा, आई थिंक सो। A cylinder hollow sphere are placed on a surface if height of cylinder is equal to the diameter of the sphere. Having the same volume and height of cube is equal to radius of sphere. तो स्फीयर का रेडियस और क्यूब का हाइट मतलब इसका साइड बराबर है। ठीक है, आगे क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हाइट्स ऑफ दियर सेंटर ऑफ ग्रेविटीज फ्रॉम द सरफेस। देखिए हमारे पास अलग अलग मटेरियल का होगा आई थिंक, और ये क्यूब है हमारे पास, क्यूब का बस ये वाला पोर्शन बना रहा हूँ। ये अगर यहाँ से हम देखें तो ये ए हाइट है ना, तो यहाँ पे साइड के लिए इस्तेमाल किए हैं। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना ऊपर होगा, a/2, और ये इसका जो ये किसके बराबर है हमारा, इसका जो रेडियस है किसका, ठीक है, इसका रेडियस और इसका साइड बराबर है आपस में। तो ये तो यहाँ तक है हमारा स्फीयर, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना ऊपर होगा बताइए, एम आई राइट। ठीक है ठीक है, तो ये बताइए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना ऊपर है, ए ऊपर है, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना ऊपर है, a/2। तो स्फीयर का हो गया, हमको किसका लेना है, और देयर इज हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्रॉम द सरफेस। तो स्फीयर का हो गया a है ना, और इसका हो गया a/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, इसका दुगुना ऊपर है स्फीयर का। आप बात समझ पा रहे होंगे। देखिए इसका साइड और वही हाइट के बराबर है, बस मैं एक पोर्शन बताया इस तरह से रखा हुआ है, 3D में नहीं दिखाया, 2D में दिखाया। तो ए हाइट है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना ऊपर है, a/2 ऊपर है, और चूंकि इसकी हाइट या इसका जो साइड है वो उसके रेडियस के बराबर, तो डायमीटर कितना, डायमीटर का आधा में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ना, मतलब सेंटर में होगा स्फीयर का। तो ये आपको समझ आना चाहिए, विजुअलाइज कीजिए, आपको बात समझ आ जाएगी। आसान क्वेश्चन है। 74 में आते हैं। 74 में क्या कह रहे हैं, देखिए कोई चीज़ जब, पढ़ लेते हैं सवाल, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट कोलैप्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन स्लैंटिंग पोजीशन, एक्सप्लेन। देखिए हमारा जो टावर ऑफ पीसा या कोई भी चीज़, जैसे मैं इसको अगर टेबल में रख दूँ थोड़ा सा टिल्ट करके, फिर वापस वो वहीं पे आ जाता है, या ऐसे स्टेबल कहीं रह जाता है, अगर इसको टेढ़ा करके भी रखें वो तब तक टेढ़ा करके रहेगा जब तक ये जो बेस है ना, इसका बेस और ये पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जब अर्थ के सेंटर से उसको मिलाएं, अगर वो बेस के अंदर ही आता है तो समझ जाइए वो स्टेबल रहेगा। बेस से अगर बाहर आ जाए, बेस के एरिया से बाहर आ जाए, तो वो फिर चूंकि वेट उसको खींच के उसको टिल्ट करा के गिरा देगा। तो इसका आंसर जो लिखा हुआ है आपकी किताब में काफ़ी सही है। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बिल्डिंग एंड सेंटर ऑफ अर्थ फॉल्स विद इन द बेस ऑफ द बिल्डिंग, सो द बिल्डिंग इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होगा, बेस मतलब अगर हम बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आपके बॉडी की है और अर्थ का जो सेंटर है, इसको अगर मिलाएंगे, अगर वो बेस के एरिया से ही पास कर रहा है तो समझ जाइए स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बस इतना आप लिख सकते हैं। 74 भी आपको समझ आ गया होगा। 75 अ सिलेंडर एंड अ होलो स्फीयर आर प्लेस्ड ऑन अ सरफेस इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, सिलेंडर है, द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, डायमीटर और ये हाइट, h और d आपस में बराबर है। और स्फीयर की बात अभी हमने करी, ये पूरा डायमीटर है तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, डायमीटर किसके बराबर है,
2r के बराबर। तो ये जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कितना ऊपर है, r ऊपर है। और दूसरा है सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी है हमारी, सिलेंडर की हाइट डायमीटर के बराबर है, ये पूरे सिलेंडर है, सॉरी ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये भी कितना ऊपर है बताइए, ये हाइट है हमारा, ये कितना ऊपर है, h/2 ऊपर है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और h/2 भी किसके बराबर है, हमारा r के ही बराबर है, क्योंकि पूरी हाइट सिलेंडर की और डायमीटर स्फीयर का दोनों आपस में बराबर है। तो इसका सेंटर कितना ऊपर होगा, r ऊपर होगा, इसका सेंटर कितना ऊपर होगा, h है तो h/2 ऊपर होगा। और h किसके बराबर है हमारा, d के बराबर, d किसके बराबर, 2r के बराबर। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/2, इसकी सेंटर ऑफ h/2, h मतलब कितना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर बात करें h/2 मतलब 2r/2, कितना ऊपर, r ऊपर। और ये भी कितना ऊपर है, r ऊपर है। इसका मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटीज़ का रेशियो r/r, दैट इज़ क्या होगा, 1:1। बहुत ही सिंपल है, अब जैसे भी समझ आ जाए। देखिए हाइट सिलेंडर का और इसका डायमीटर बराबर है ना, तो दोनों का हाइट तो सेम ही हुआ, और दोनों का सेंटर में ही होगा, दोनों का सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में ही होगा। इसका सेंटर कितना ऊपर है, r ऊपर, इसका सेंटर कितना ऊपर है, h/2 ऊपर है। और h/2 तो हमारा r के ही बराबर है, क्योंकि हाइट और डायमीटर आपस में बराबर है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने का था नहीं। 74 हो गया, 75 में आते हैं। अ सिलेंडर एंड अ होलो स्फीयर आर प्लेस्ड, हो गया 75। 76 द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8। अर्थ के सरफेस में कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अर्थ सरफेस, ES मतलब यहाँ अर्थ सरफेस समझ जाइए। ये किसके बराबर होता है, कैपिटल G कैपिटल M/r²। क्या बोल रहा है, फाइंड द इस न्यू वैल्यू इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस्ड बाय 10%, एज्यूम दैट एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ रिमेन सेम। मतलब रेडियस घटा रहे हैं, डेंसिटी नहीं चेंज हो रहा है, ये ख्याल में रहे। डेंसिटी चेंज नहीं होने का मतलब यह है कि मास में कुछ वेरिएशन हो रहा है, क्योंकि रेडियस चेंज होगा तो मास भी चेंज होगा। तो देखना पड़ेगा हमें, इसके लिए हम करेंगे क्या, कैपिटल G कैपिटल M। अर्थ का वॉल्यूम कितना होता है, 4 मतलब स्फीयर का, अर्थ को स्फेरिकल अगर मान लें, 4/3 πr³। 4/3 πr से डिवाइड किए तो 4/3 πr³ से मल्टीप्लाई भी किए, और नीचे हमारा r² भी है। ये मास है और ये वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी होता है। डेंसिटी के लिए हम रो सिंबल इस्तेमाल कर लिए, और ये r² r³ में एक r ऊपर बचेगा इंटू 4/3 πr। तो हमारे पास जो अर्थ के सरफेस में आया वो कितना आया, कैपिटल G 4/3 π कैपिटल G कैपिटल R। अब क्या कह रहा है कि रेडियस को 10% घटा दिया गया, तो रेडियस डिक्रीज्ड बाय 10% मीन्स जो नया R है वो हमारा हो जाएगा 90% ऑफ R, दैट इज 0.9 R होगा। तो जो G न्यू होगा ऑन अर्थ सरफेस ये हो जाएगा 4/3 π G 0.9 R, 0.9 बाहर कर दे रहे हैं तो 0.9 इंटू 4/3 π G R, और ये ऑलरेडी हमें पता है किसके बराबर है, 9.8। तो 0.9 इंटू 9.8, ये जो रिजल्ट निकल के आएगा हमारा 8.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रेडियस के घटाने से है ना क्या हो गया हमारा, और डेंसिटी कांस्टेंट रहा, सिर्फ रेडियस। यहाँ पे गलती क्या हो सकती है, रेडियस हम घटा देते और मास पे भी तो चेंजिंग आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बदल रहा है, डेंसिटी नहीं बदल रहा है। इफ़ डेंसिटी इज़ नॉट चेंजिंग दैट मीन्स कि हमको डेंसिटी के रिस्पेक्ट में हमको रिलेशन लेके आना पड़ेगा, डेंसिटी और रेडियस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मास भी बदल रहा है, क्योंकि क्या बदल रहा है, डेंसिटी नहीं बदल रहा है। तो डेंसिटी नहीं बदल रहा है तो रेडियस बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा, मतलब मास बदलेगा, तभी तो उसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम डेंसिटी कहते हैं। आई थिंक समझ आया होगा आपको। तो यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ 4/3 π G R, ये है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेंसिटी और रेडियस के रिस्पेक्ट में फार्मूला। हो गया 77। अ पर्सन स्टूड इन एक्सेलरेटिंग एलिवेटर, एक्सप्लेन हाउ द अपरेंट वेट ऑफ दिस पर्सन वेरीज। अपरेंट वेट की बात हो रही है, वेट तो हमारा mg ही है। जैसे हम यहाँ पे हैं, फर्स्ट कंडीशन ये लें, ये हमारा बॉडी है m मास का, नीचे की तरफ वेट होता है मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ mg, और ये सरफेस ऊपर की तरफ क्या लगाता है, नॉर्मल।
और बॉडी मान लेते हैं ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब अपनी स्पीड बढ़ा रहा है ऊपर की तरफ। अगर अपनी स्पीड घटा रहा है ऊपर की तरफ मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, वो आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ नेट, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या होगा, ऊपर एन नीचे एम जी बराबर क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एन बराबर क्या होगा, एम जी प्लस एम ए, या एम कॉमन ले लीजिए, जी प्लस ए। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या हो गई, बढ़ गई। देखिए कौन सी वाली, एपरेंट वाली। तो वेट भी एपरेंट वाली क्या हो जाएगी, वेट एपरेंट हमारी बढ़ गई, एपरेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नॉर्मल फोर्स फील देता है एपरेंट वेट का, वेट तो हमारा एम जी ही है, एक्स्ट्रा एम ए आया, फोर्स किधर लग रहा है, नेट ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ जाएंगे आप। सेकंड नंबर, अगर हम यहीं पे क्या करें, सेम बॉडी बहुत ख़राब बना रहे हैं हम, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, ऊपर नॉर्मल फोर्स, नीचे क्या हमारा एम जी। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ एम जी माइनस एन बराबर एम ए, एम जी एम ए इस पार आएगा तो माइनस एम ए बराबर एन, एन बराबर एम कॉमन क्या हो गया, जी माइनस ए। तो यहाँ जो एपरेंट वेट है वो डिक्रीज़ कर गया, दैट इज़ जो वेट हमारा एपरेंट है वो डिक्रीज़ कर गया। तो ऊपर जाते वक्त अगर एक्सेलरेट करे, स्पीड बढ़े, तो समझ जाइए आपको कैसा फील होगा, ज़्यादा वेट आपका फील होगा, और नीचे जाते वक्त एक्सेलरेट करे तो आपको कम वेट फील होगा। इसी को हम दो तरीके से कह सकते हैं, जब ऊपर जा रहा है एक्सेलरेट कर रहा है, तो नीचे जा रहा है तो डिसेलरेट कर रहा है, तो इसका मतलब ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है, तब भी यही कंडीशन आएगा। जैसे यहाँ पे नीचे एक्सेलरेशन हो रहा है, अगर ऊपर जाते वक्त डिसेलरेट करे तो नीचे एक्सेलरेशन हो रहा है, बात वही हुआ। अब धीरे धीरे समझ जाएंगे, बस इतना समझें कि ऊपर की तरफ जाए और एक्सेलरेट करे, स्पीड बढ़े तो आपको वेट बढ़ता हुआ फील होगा, और अगर नीचे जाए एक्सेलरेट करे तो आपको वेट घटता हुआ फील होगा। तो ये लास्ट प्रॉब्लम था, लास्ट क्वेश्चन था लेवल 2 का। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लेवल 2 या लेवल 1 जो भी मैंने डिस्कस किए वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको और भी कोई सोल्यूशन चाहिए, लेवल 3 जल्दी चाहिए, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जल्दी से जल्दी लेके आऊँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।